नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ता पहले परमिशन मिली थी। बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद के खिलाफ अब यूएपीए के तहत जांच की जाएगी और इसकी स्वीकृति मिल गई है। लगाई गई थी कि दिल्ली पुलिस जो उमर खालिद है वो कहीं ना कहीं जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, मगर उसी को लेकर अब बात करें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी गई है कि इसके ऊपर के जो केस चल रहा है उसके अंदर सख्ती ढिलाई ना बरती जाए और कहीं ना कहीं सख्ती का पालन किया जाए। मगर जिस तरीके से बात करें उमर खालिद के ऊपर जो दिल्ली हिंसा के ऊपर केस लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं मद्देनजर रखता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी उससे जांच-पीछ की गई थी और यहाँ तक कि जो भी वो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उमर खालिद दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली हिंसा का जो केस चल रहा है वो कहीं ना कहीं गौर कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली हिंसा के अंदर काफी लोगों की जान दी गई थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू भी नजर आया था इसके अंदर। तो मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही सख्ती से पालन कर रही है और उमर खालिद के लिए या फिर कोई भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया गया है और दिल्ली पुलिस सख्ती से पालन करेगी। जी बिल्कुल, और इसमें शर्जिल इमाम का नाम भी बताया जा रहा है राजीव की शर्जिल इमाम के खिलाफ भी यूएपीए के तहत जो है अब जांच चलेगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से उमर खालिद का नाम में बताया, जिस तरीके से क्योंकि हर तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी दिल्ली हिंसा को लेकर और दिल्ली हिंसा के अंदर जितने भी चाहे वो कोई भी हो, चाहे जेएनयू के लोग हों या फिर स्टूडेंट हो या फिर कहीं किसी और की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो भी इन्वॉल्व है दिल्ली पुलिस इसके मिलने कड़ी कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस कहीं भी ढिलाई नहीं बरत रही है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की और कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार निरंतर जांच में सहयोग दे रही है दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस निरंतर कोशिश कर रही है कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको सख्ती से पालन करवाएं और कहीं ना कहीं उसको कटघरे के अंदर लेके आए। जी बिल्कुल राजीव, और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली हिंसा मामले को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि अब ये नई अपडेट सामने आई है। इसके अलावा इस हिंसा के मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार का उसमें कितना सहयोग मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश जरूर कर रही थी दिल्ली हिंसा को सॉल्व करने की, क्योंकि अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और कहीं ना कहीं जो उमर खालिद का नाम आया था या फिर कहीं औरों को जितने भी नाम आए थे सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है और कोशिश ये की जा रही है दिल्ली सरकार या दिल्ली केंद्र सरकार दोनों ही इसके अंदर सहयोग करें। और वही बात करें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस का भरपूर साथ दे रही है और कहीं ना कहीं जितने भी आरोपी है इसके अंदर, क्या वो दिल्ली हिंसा के अंदर चाहे वो जेएनयू के हों या किसी और दल के हों, उन सबको कटघरे के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी कि राजीव एक बार फिर जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, इस तरह का कोई संकट नहीं रहेगा, तो एक बार फिर से सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू होंगे। चूंकि अब इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि इसके बाद इस तरह के प्रदर्शन दिल्ली में ना हो?
देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो भी दिल्ली की हिंसा थी, यानी कि जो कोरोना का काल से पहले जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर ही अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली की कह सकते हैं दिल्ली के अंदर जितनी भी हिंसा हुई थी, वो अगर कोरोना काल खत्म हो गया तो उसके बाद दोबारा से कोशिश की जाएगी कि ये एनआरसी को दोबारा कराने के लिए। तो कोई ना कहीं ये जरूर दिल्ली पुलिस सख्ती से पालन कर रही है और जो भी आरोपी होंगे इसके अंदर उनको सख्ती से पालन कराने के साथ साथ उनके कटघरे के अंदर खड़े भी करेगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही भरपूर सहयोग दे रही है तो दिल्ली पुलिस का। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से जो बात लगातार कही जा रही थी कि सीए और एनआरसी को लेकर आने वाले समय में प्रदर्शन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अब इन कयासों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली हिंसा मामले को लेकर कितनी सजग दिल्ली की केजरीवाल सरकार नजर आ रही है। जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि सहयोग पूरी तरह से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसके पक्ष में भी केजरीवाल सरकार नजर आई थी। तो ऐसे में अब जब कार्रवाई हो रही है तो क्या कुछ जो दलीलें हैं वो राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो उमर खालिद का नाम आया या फिर किसी और का नाम जो आया था, दिल्ली पुलिस ने और कहीं दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अगर दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि अगर उसके अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी इन्वॉल्व होता है तो उसको भी पार्टी में नहीं रखा जाएगा, यहाँ तक कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर दिल्ली सरकार अभी निरंतर कोशिश कर रही है कि उनका कोई भी व्यक्ति हो तो उसको कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कटघरे में लेके आए और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर बात करें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार पहले भी कोशिश कर रही थी कि कोई भी आरोपी उसको बचे नहीं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उसको कटघरे के अंदर लाने के साथ साथ कोर्ट की कार्रवाई हो और कोर्ट की कार्रवाई के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं जो भी न्याय प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करवाए। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो ये अहम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यूएपीए के तहत अब इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली एनसीआर में कोई स्मॉग ना हो। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन आज से काम करना शुरू कर देगा। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए गठित कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि वायु गुणवत्ता पर गठित कमीशन शुक्रवार से कामकाज शुरू कर देगा और सरकार ने कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राजीव तिवारी का, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में किसी तरह से कोई भी धुंध ना हो, प्रदूषण ना हो। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अब जो कह सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर बढ़ रहा है, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो बैठक थी वो स्पष्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो उसके अधिकारी जो चुन लिए गए हैं, यानी कि जो बैठक बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी के अंदर हर तरीके से मॉनिटाइज किया जाएगा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल में हो सके। मगर उसी को लेकर अब दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो भी नहीं बिकेंगे और कहीं ना कहीं जो आतिशबाजी होती थी दिवाली पर वो भी नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भरपूर सहयोग कर रही है और कहीं ना कहीं जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे या फिर जो चाहे चोरी छुपे ग्रीन लेवल के पटाखे या फिर चाहे नॉर्मल पटाखे बेचने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर पर एक चीज और, जो अगर कोई व्यक्ति खरीदता हुआ भी मिलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली सरकार निरंतर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और यही ना कहीं केंद्र सरकार भी उसका साथ दे रही है। और कहीं ना कहीं जो आज की जो मीटिंग कही जो बैठक थी या फिर अध्यक्ष बनाए गए थे, कह सकते हैं वो भी काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो क्या कह सकते हैं अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं काम करना होगा। और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल करने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही थी, वो भी कंट्रोल होगा कि नहीं होगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि दिवाली सर पे है, दिवाली के कुछ दिन रह गए और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि ये केंद्र को ही सुनिश्चित करना है कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ना हो, तो इसको लेकर केंद्र का क्या कुछ कहना है राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केजरीवाल की बात करें यानी दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर
जितनी भी रणनीति ला सकते हैं वो लाएंगे और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से दिवाली सर पर है और दिवाली के कहीं ना कहीं जो आतिशबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक पॉल्यूशन बढ़ता है और कहीं ना कहीं दिक्कतें उन लोगों को आती है जिन्हों की सांस लेने में दिक्कत है या फिर कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उन लोगों को खासी दिक्कत आती है, क्योंकि यह दिवाली से अगले दिन काफी हद तक वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है, यहाँ तक कि आंखों में चुभन तक की शिकायत होती है। मगर उसी को लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्ती बरत रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी सख्ती बरत रही है। अगर ये दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों को राहत भी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं अब वो भी खत्म हो सकती हैं। जी राजीव, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का गठन किया गया है, इस कमीशन के बारे में पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किस तरह से ये जो कमीशन है वो काम करेगा और क्या कुछ काम करने की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एयर कंडीशन जो पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, यानी जो अधिकारी चुने गए हैं वो कहीं ना कहीं काम करेंगे और उनकी कार्रवाई जो आज से लागू कर दी है, यानी केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया आज से गुरुवार से या कहीं ना कहीं उसकी जो कार्रवाई थी वो लागू कर दी गई है और जो भी मॉनिटराइज होगी या उसके अंदर कोई भी अधिकारी या फिर कहे कोई भी कह सकते हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोग होंगे किसी को भी ढिलाई बरतने की कोशिश नहीं की जाएगी और कहीं ना कहीं जो सख्ती का पालन करवाना है। बात करें जिस तरीके से एयर कंडीशन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसीलिए दिल्ली दिवाली के मद्देनजर रखते हुए यानी ग्रीन लेवल के पटाखे हैं या फिर नॉर्मल पटाखे हैं, नॉर्मल पटाखों को हर बार पहले ही बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं जो पराली का धुआं आ रहा था वो भी उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों से बात की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर कोशिश की जा रही है पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल रहे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम कर रही है। और जो देखते हैं अब कमेटी जो बनाई गई है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि अभी भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर मॉनिटराइज किया जा रहा है कि निरंतर जो भी ग्रीन लेवल के पटाखे बेचेंगे या फिर क्या सकते हैं चोरी छुपे पटाखे बेचेंगे या फिर खरीदेंगे उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, आखिरी सवाल है, देखिए लगातार इस तरह की समस्या से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ रहा है। हर साल इसी तरह की स्थिति बन जाती है कि गैस चैम्बर बन जाती है कैपिटल, तो ऐसे में क्या इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जो जिस पर सरकार काम कर रही हो इस समय? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि अगली बार यानी कि जो आने वाला साल होगा यानी कि 2021 का जो साल होगा और उसके अंदर अगर पॉल्यूशन का स्तर पूरा तरीके से कंट्रोल के लिए कर लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर जितनी भी पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां थी उनको सबको कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर उनको बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है। मगर एक चीज और गौर करने वाली बात है कि अगर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी और दिल्ली का अंदर पॉल्यूशन घटता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तारीफ भी होगी। क्योंकि कहना है कि ये जरूर है केंद्र सरकार सहयोग जरूर दे रही है, मगर कितना सहयोग दे रही है वो देखना होगा, क्योंकि कमेटी किस तरीके से काम करती है ये भी इसके अंदर निर्धारित होगा। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल हो जाए तो ये भी हम भी यही चाहेंगे और जनता भी यही चाहेगी पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ना हो। वहीं केजरीवाल सरकार भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि दिल्ली जो इस समय की गैस चैम्बर बना हुआ है उसे इस समस्या से निजात दिलाई जा सके और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से इस समय आ रही है। जम्मू कश्मीर के पंपोर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये अहम जानकारी, एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और एक आतंकी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में ये मुठभेड़ चल रही थी। मैं खाबर सुल्तान मीर सनाफ मोहम्मद सुल्तान मीर द्रंगबल पामपुर से वाबस्ता हूँ और मैं मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप निकलो। उनको गुजार हूँ, उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए और इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट और कोई टॉर्चर वार्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया, अच्छे से जैसे अपने भाई को इन्होंने लाया था मेरे पास, वो वहीं पे डाल दिया मैंने। और हाँ, मैं सब भाइयों से, जो भी मेरे भाई है, अपील करता हूँ कि ये सब फंदा है, ये सब फरेब है, ये खून खराबा, ये सब झूठ है, बहकावा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सुरक्षा बलों को पामपोर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आवाज पहुंच रही है आप तक रविंद्र? रविंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर दक्षिण कश्मीर से, जहां पुलवामा जिले के पामपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं गोली लगने से घायल हुए एक नागरिक की भी इस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है। जानकारी दे दें कि लालपोरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। वहीं एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पंपोर से, यहाँ बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कल से पामपोर
में एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। एक आतंकी ने आत्मसमर्पण किया है और एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है। वहां पर 2 AK-47 और एक पिस्टल जो है वो आतंकियों के पास से बरामद की गई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है ताकि कश्मीर घाटी आतंकवाद से मुक्त हो पाए और फिर वहां पर जो है खुशी की बयार जो है वो फिर से बहे और कश्मीरी पंडित जो 90 के दशक में जिनको आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा था उनको फिर से वापस वहां पर बसाया जा सके। इसको लेकर वहां पर केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो साफ कहा था कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का सफाया किया जाएगा और उसी के चलते लगातार कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। और इस साल में अभी तक 9 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया और 190 से ज्यादा आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब आतंकवाद की खैर नहीं है और उसका जल्द ही सफाया जो है वो कश्मीर घाटी से हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर से ये बड़ी खबर, 2 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने और जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन शाह ने अभी से यहां पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। 2 दिन के दौरे के पहले दिन शाह ने राज्य में अगले साल 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ध्यान रहे कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का एक एक कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा है। आज दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर से की। उन्होंने यहां मां काली के दर्शन किए। यहां स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। परमहंस हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक माने जाते हैं। 2015 में पीएम मोदी ने भी यहां दर्शन किए थे। अमित शाह ने इस मौके पर चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो का जिक्र किया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है, लेकिन आज तुष्टीकरण चरम पर है। स्वाभाविक है कि शाह इस कदम से हिंदू मतदाताओं को संदेश दे रही हैं। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी लगातार अपना जो दबदबा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा राजनीतिक लिहाज से किस तरह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अमित शाह का बंगाल दौरा इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है और एक भी जो है रैली को अमित शाह जी ने संबोधित नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के वो गंभीर है। इसका सीधा मायना यह है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। दरअसल उसका हौसला तब बुलंद हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीट जीतने में कामयाब रही और कई सीटों पर जो है मामूली मार्जिन से वो जो है चुनाव हारी। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो गोलबंदी तेज हो गई है और अगर कहीं बिहार में एनडीए गठबंधन की वापसी होती है तो ये सच मानिए कि पश्चिम बंगाल का जो परिणाम होगा नितांत चौंकाने वाला होगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होगा। बिल्कुल। और शाह ने राज्य में अगले साल 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। अगर वहां की आबो हवा देखी जाए, सियासी आबो हवा की अगर हम बात करें बंगाल की, तो क्या लग रहा है बीजेपी के लिए राह इतनी आसान होने वाली है कि 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लेगी बीजेपी?
थोड़ा हाइपोथेटिकल मतलब उन लोगों की सोच है। हमारे समझ से इतना चुनाव में प्रत्याशित माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो, लेकिन चूंकि भारतीय राजनीति का इतिहास आप देखेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन काफी कुछ इस मायने पर उसकी डिपेंडेंसी होगी कि बिहार में जो है क्या स्थिति बनती है। अगर कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव हारता है तो ये सारे सेकुलर जो है, जो चाहे वो बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, फिर जो है पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं उनकी गोलबंदी तेज होगी। तो काफी कुछ जो है बिहार का चुनाव भी निर्णायक साबित होगा। वैसे मान के चलिए कि वहां पर जो है पूरी तरह से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस और तो वहाँ वामपंथी दल है फिर एक बार एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान ममता बनर्जी का ही करेंगे। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल बीजेपी संगठन की अगर हम बात करें तो क्या वो इतना मजबूत है कि इस तरह के चुनावों का सामना कर पाए? देखिए, अभी हाल के दिनों में हिंसक झड़पें भी हमने देखी हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की डेड बॉडी मिली है, कई जगह पे मारपीट भी हुई है। ऐसे में बीजेपी संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है पश्चिम बंगाल में, और आपके लिहाज से क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, आप देखिए 2014 से ही वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका सांगठनिक ढांचा है, जो उसका अनुसांगिक संगठन है, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं जमीन पर। इसी का नतीजा है कि वहाँ पे आए दिन झड़पें हो रही है, कार्यकर्ता एक दूसरे के मारे जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं जमीन पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। और शायद इसी के बदौलत जो है अमित शाह दम भर रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीडीपी अध्यक्ष और पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को जम्मू में भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इस समय देश संविधान से नहीं बल्कि भाजपा के एजेंडे से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, भाजपा ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान खत्म कर दी है। महबूबा ने कहा कि वह जम्मू में यहाँ के लोगों
के साथ बातचीत करने आई हैं। उन्हें ये बताने आई हैं कि वह वोट मांगने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए आई हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू पहुंची पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पहुंची थी। किसी को बात करने मत दो, मिलिटेंट अगर मारा जाए तो उसकी लाश उसके घर वालों को मत दो, कहीं जाके दफन कर दो। ये चाह रहे थे कि मैं ऐसा करूँ, आप अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, अपने लोगों के साथ कैसे करो कि सबको जेल में डालो, सबको कैसे लगाओ। जब इनको लगाओ रसाना का मौका भी हो गया और भी कई चीजें होगी जिसकी वजह से इनको भागना होगा। अगर कोई हिम्मत वाले होते तो भी आसानी से। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची, क्या कुछ कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था जम्मू में? जी देखिए, जिस तरह से दरबार मूव हुआ है उसी के साथ महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर से जम्मू पहुंची, तो यहाँ पर कल उनको काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि जिस तरह से कल कहा जाए तिरंगे को लेकर उन्होंने एक बयानबाजी की थी, आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। उसके बाद जम्मू के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और आज यहाँ पर पहुंचते ही वो भाजपा के ऊपर जमकर बरती हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय देश में संविधान नहीं बल्कि भाजपा का एजेंडा जो है वो चल रहा है। और आज वो पार्टी के लोगों से भी मिली है और कहा कि मैं जम्मू के लोगों से इस वजह से मिलने आई हूँ क्योंकि जहां 370 को खत्म कर दिया गया है, यहाँ उनके पिताजी जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों की बातें सुनने वो यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की पहचान जो है वो खत्म हो गई है। हरि सिंह ने 370 जो लगाई थी जब महाराजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने 370 लाकर एक विशेष दर्जा जो है वो दिया था, लेकिन उस दर्जे को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर में कुछ और प्रकार की बोली बोलती हैं और जम्मू में आकर वो किसी और कुछ और प्रकार की बोली बोलती हैं, लेकिन उनकी जो बोली है वो हमेशा ही देश विरोधी जो रही है और पाक समर्थित जो है वो बोली बोलती रही है। महबूबा मुफ्ती ये पहली बार नहीं है, अब उनको इलेक्शन जो है वो होंगे तो उसमें उसको लेकर वो जम्मू में जिस तरह से तिरंगे को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की थी, जम्मू के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। तो इसी वजह से अब उस मामले पर जो है मरहम लगाने की वजह से उन्होंने ऐसी बयानबाजी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती को खास करके 370 हटने का इतना दुख नहीं है जितना उनको अपनी कुर्सी जाने का है, क्योंकि लगातार वो देश विरोधी बातें बोलती रही है और जिस तरह से 370 हटने के बाद उनको नजरबंद किया था और वह जैसे ही उनसे नजरबंदी हटाई गई तो वो उनकी बयानबाजी सुनने वाली थी और वो सारी की सारी जो थी वो बयानबाजी देश विरोधी थी। और आज भी जम्मू पहुंचकर उन्होंने भाजपा पर जमकर कोसा है भाजपा को और कहा है कि ये जो भाजपा अभी अपना एजेंडा चला रही है ये संविधान के तहत नहीं है बल्कि अपने एजेंडे के तहत सारे काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए वो जब जम्मू पहुंची थी तो बताया जा रहा है कि वहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। किस तरह की सियासी जमीन अब पीडीपी की वहां पर बची हुई है रविंद्र? जी देखिए, पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी जो है शुरू से ही जम्मू के लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम सीटें जो है उनकी निकल पाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए फिर से महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची हैं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से अगर चुनावों की घोषणा होती है, क्योंकि जिस तरह से अभी डीडीसी के इलेक्शन जो है उसकी घोषणा हुई है, तो उसको लेकर अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में अगर जम्मू विधानसभा के चुनावों की घोषणा होती है तो वो किस प्रकार यहाँ पर अपना फिर से जनमत कहें कि अपना लोगों के बीच में जाकर किस प्रकार अपना कहेंगी कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हूं। हालांकि सब लोगों को पता है कि जब पीडीपी की सरकार रही या एनसी की सरकार रही तो जम्मू के लोगों के साथ हमेशा से ही भेदभाव जो है होता रहा है, जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है होता रहा है।
और खास करके प्रोटेस्ट इसी वजह से होते थे क्योंकि कश्मीर को ज्यादा मिलता था और जम्मू को कम मिलता था। इसी वजह से लोग यहाँ जो है देशभक्त लोग हैं और जिस तरह की बयानबाजी ये करती हैं तो लोग भी समझदार हैं। लोगों को पता है कि किस प्रकार महबूबा मुफ्ती अपनी बोली बोलती हैं। तो वो आने वाला समय जो है वो महबूबा मुफ्ती को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर धारा 370 हटी है तो यहाँ जो 1.5 लाख फैमिली थी, रेफ्यूजी फैमिली, उनको उनके हक मिले हैं। जो वाल्मीकि समाज था, जब एनसी की सरकार थी तब उनको यहाँ पर बुलाया गया था। उनको ये भी कहा गया अगर महामारी के दौरान आप यहाँ पर आइए और सफाई की व्यवस्था को देखिए, तो तब उनको कहा गया था कि आपको सारे जो है आपको राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन उनके राइट्स नहीं मिले। इसी प्रकार गोरखा समाज था, उसको भी उनके राइट्स नहीं मिले। तो ये सब चीजें जो है मायने रखती हैं और महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार की बोली बोलती हैं वो लोगों की समझ में आ रहा है और अब लोग ही अगर चुनाव होते हैं तो लोग ही उसका माकूल जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर भड़ास महबूबा मुफ्ती निकालती हुई नजर आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने शुक्रवार दिन में फरीदाबाद कोर्ट में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में एसआईटी ने हत्याकांड को सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश कहा है। एसआईटी ने कहा है कि इस वारदात की साजिश पिछले 2 साल से रची जा रही थी। एसआईटी द्वारा तैयार 700 पेज की चार्जशीट में 60 गवाह हैं। एसआईटी ने इस चार्जशीट को 11 दिन में तैयार किया है। चार्जशीट को डिजिटल फॉरेंसिक और मटेरियल एविडेंस के आधार पर अनुभवी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को परीक्षा देकर अपनी सहेली के साथ घर लौट रही छात्रा निकिता की अग्रवाल कॉलेज के गेट के बाहर मुख्य आरोपी तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने में उसका साथी रेहान भी शामिल था। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देकर कार से फरार हो गए थे। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा करवाने में। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। निकिता तोमर हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल की है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी पल्लवी, एसआईटी द्वारा जो है बिल्कुल रिकॉर्ड एक समय में मात्र 11 दिन में यह चार्जशीट तैयार की गई है और चार्जशीट को डिजिटल फोरेंसिक और मटेरियल जो एविडेंस के आधार पर काफी अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने इस चार्जशीट को तैयार किया है। और जो पुलिस कमिश्नर है फरीदाबाद के ओपी सिंह, उन्होंने बारीकी से इस पूरी चार्जशीट का अवलोकन किया, उसकी समीक्षा की और जो वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ द्वारा केस के जो हर लीगल पहलू की गहराई से स्क्रूटनी भी की गई। 60 गवाह जो है इस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। कुल 700 पेज की ये चार्जशीट तैयार की गई है और आपको बता दें कि लगातार जो है मांग की जा रही थी कि चार्जशीट जल्द से जल्द तैयार हो, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा था और इसी के चलते जो 12 दिन का समय पुलिस ने दिया, एसआईटी की टीम ने दिया था और 11 दिन में ये चार्जशीट तैयार की गई है। और जिस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई थी आरोपियों को मात्र 5 घंटे में जो मुख्य आरोपी तौसीफ था उसको नूह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी की तर्ज पर चार्जशीट तैयार करने में भी पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती है, कोई चूक नहीं बरती है। और पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह इस मामले में बात करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। फरीदाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, तो अब देखना होगा कि किस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। और एक विशेष बात यह है कि इस जो चार्जशीट तैयार की गई है इसमें लव जिहाद का एंगल एसआईटी ने नहीं इसमें शामिल किया है। और 2018 में जो अपहरण का मामला था उसका भी इसमें उस मामले को भी नहीं शामिल किया गया, लेकिन इस चार्जशीट को तैयार करने में उस मामले
को लेकर जो बारीकियां थी उनको जरूर उनको ध्यान में रखा गया है। तो एक अच्छी, इससे जो निकिता के परिजन है संतुष्ट माने जा रहे हैं। बस उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाए, और पुलिस भी, फरीदाबाद पुलिस भी यह चाहती है कि किसी भी हालत में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो फांसी की सजा उनको मिले। और यही कारण है कि बहुत ही बारीकी से पूरी चार्जशीट को तैयार किया गया है। तमाम टीमें जो गठित की गई थी, पुलिस कमिश्नर बार बार स्वयं मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे थे, चार्जशीट की कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये सुनिश्चित हो गया, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का लोगों को इंतजार है। जी पल्लवी। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस पूरी चार्जशीट में और जो कुछ भी 60 गवाहों के बयान लिए गए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बयान निकिता की सहेली का है। पूजा, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किस तरह के बयान या किस तरह की गवाही उसकी सहेली की तरफ से दी गई है? जी देखिए, निकिता की जो सहेली थी उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह तो नहीं डिस्क्लोज किया गया कि उसने क्या गवाही दी है, लेकिन इतना जरूर तय है क्योंकि चश्मदीद गवाह थी। हालांकि 60 गवाह कुल इस एसआईटी ने इसे चार्जशीट में शामिल किए हैं, लेकिन निकिता की सहेली सबसे अहम चश्मदीद गवाह रही है। और उसके जो मजिस्ट्रेट के आगे निकिता की सहेली के बयान दर्ज किए गए, उनको कलमबद्ध किया गया। और जो बाकी एविडेंस है, गन पाउडर, जो गन पाउडर पुलिस ने प्राप्त किया है, कपड़े हैं, कार है, और जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल बरामद किए। तो तमाम जो जितने भी एविडेंस हैं उन सब की बिना पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। और लव जिहाद के एंगल की हम बात कर रहे हैं इस मामले में, निकिता और जो तौसीफ था उनके फोन को एसआईटी ने कब्जे में लिया हुआ है। और यदि कि उनके फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है, तो उसके बाद यदि ऐसा कुछ लगा पुलिस एसआईटी को, तो पूरा चार्जशीट एक और पेश की जा सकती है। बिल्कुल, और इस बीच ये अहम फैसला गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया है कि धर्मांतरण के 1966 से लेकर अब तक के सभी मामलों की जांच करवाई जाएगी। पूजा जी बिल्कुल, देखिए निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद के मामलों को लेकर जिस तरह से हिंदू संगठन एकजुट हुए, निकिता के परिजनों ने भी मांग की कि लव जिहाद के मामले पर गंभीरता से सरकार ले और इस पर कानून बने। पूरे देश में एकजुट होकर आवाज आई। और हरियाणा में क्योंकि लव जिहाद के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो जब यूपी सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का निर्णय लिया, तो हरियाणा सरकार भी इस पर स्वीकृति दी उन्होंने। और अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात गृह मंत्री अनिल विज ने कही है। तो हिंदू संगठन इस पूरे निर्णय से काफी संतुष्ट माने जा रहे हैं। और उनका यह भी सरकार से अपील है कि ये जो लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाना है, इसमें देरी ना हो। और सरकार भी ये चाहती है कि जो निर्णय लिया गया है उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने अपने 700 पन्नों की चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। रिकॉर्ड 11 दिन के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है और लगातार इस पूरे केस को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस मसले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिला दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज,